Hello everyone, welcome back to my channel माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। सो बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड यानी कि जो इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है हमारी फ़र्स्ट इंटरैक्टिव सेशन, या यूँ कहें कि फ़र्स्ट इंटरैक्टिव क्लास, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करने वाले हैं हमारा चैप्टर आगे। ठीक है, हमने स्टार्ट किया हुआ था आवर्ती गुण, जिसे कहा जाता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके अंदर हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी, यानी कि वो हमने स्टार्ट कर दिया था। हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, या फिर जिसे कहा जाता है आवर्ती गुण। आवर्ती गुण, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर ये। अब देखिए, हमने इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ ली थी वो मैं एक बार आपको हल्का से जल्दी रिवीजन करवा देती हूँ, और जिसने नहीं देखी है अब तक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है भाई, जल्दी से जाके उसको देखिए, फिर ये समझ आएगा, उससे पहले समझ नहीं आएगा। चलिए, सबसे पहले हमने इसके अंदर देखा था हमने एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक त्रिज्या के बारे में, कहाँ बढ़ती है कहाँ घटती है। उसी तरीके से परमाणविक त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियाई भी देखी थी हमने, कौन सी सीरीज़ में बढ़ती है कौन सी में घटती है। हमें पता है कोई भी एक सीरीज़ के अंदर, या यूँ कहें कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज़, एटॉमिक साइज़ क्या होता जाता है भाई, क्या होता है, घटता जाता है। और इसी तरीके से ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ये हमने सारी बात कर ली थी। अब हम जो सेकंड बात करने वाले थे, यूँ कहें कि हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन स्टार्ट भी कर लिया था, जिसके लिए वो है हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एक चीज़ और बता दूं आपको भाई, जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर जो भी इंग्लिश मीडियम के एंथैल्पी, हाँ, जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो है, या फिर यूँ कहें कि ये क्लासेस जो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा कि हमें समझ आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, बस एक चीज़ है कि हिंदी मेरी थोड़ी सी कह सकते हैं कि मात्राओं की मिस्टेक हो सकती है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, आयनन ऊर्जा, ठीक है, आयनन ऊर्जा, इनको शॉर्ट फॉर्म में जो है लिखा जाता है IE से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है भाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, कोई भी विलगित गैसीय परमाणु यानी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जितनी भी एनर्जी, जितना भी पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है, उसे कहा जाता है क्या, आयनन ऊर्जा या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, हमने इतना डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में हमने ये भी देखा था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर अगर ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक हमने ले लिया है, मेटल लिया है, ठीक है, मेटल है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया है भाई, रिमूव कर दिया है। ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा, M पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके। ठीक है, तो ये होगी इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी या IE फर्स्ट जिसको बोलते हैं। इसी तरीके से फिर हमने M पॉजिटिव लिया है, ये इस M पॉजिटिव को लिया है हमने, और इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है M+2 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो ये क्या होगी, इसकी IE सेकंड होगी, यानी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड होगी। इसी तरीके से हम M+2 को ले लेंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो M+3 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ये हो गई इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड। समझ आ गई भाई, ये चीज़ बहुत बेसिक सी चीज़ है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो IE फर्स्ट, सेकंड होगा तो सेकंड, और थर्ड होगा तो थर्ड। अब बात करते हैं हम इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कि इसको कौन कौन से तत्व जो है प्रभावित करते हैं, यानी कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल लो, इसके अंदर हेडिंग डालो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर ही, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या यूं कहें कि प्रभावित करने वाले तत्व, प्रभावित करने वाले तत्व। चलिए आ जाइए, सबसे पहले तत्व की बात करते हैं, वो है हमारा सबसे पहला जो चीज़ जिसकी हम बात करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा है भाई, न्यूक्लियर चार्ज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी, जिसे हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय आवेश। क्या बोलते हैं भाई, नाभिकीय आवेश।
चलिए, अब ये नाभिकीय आवेश क्या है? हम जब एक सीरीज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। हम जब इसकी बात करते हैं तो जैसे जैसे लेफ़्ट से राइट मूव करते रहते हैं, होता क्या है, लेफ़्ट से राइट मूव करने पर लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है भाई, जल्दी बताइए? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। होता क्या है, लेफ़्ट से राइट मूव करते जाते हैं तो शेल तो एक ही रह रही है, इनके अंदर शेल एक ही रहेगी, एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाएंगे। कैसे? देखिए, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s1, ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद में इसकी होगी बेरिलियम की होगी 1s2 2s2। फिर आ जाइए, अब इसके अंदर बात करते हैं 1s2 2s2 2p1, अब इसके अंदर 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6, ये हो गई। यानी कि यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स पी शेल के अंदर ही आ रहे हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, लेकिन हो किसके अंदर है, पी ऑर्बिटल के अंदर ही हो रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है भाई, जब भी इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर ऐड हो रहे हैं तो इनका साइज तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो नाभिकीय आवेश, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है। अब जब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर की पावर बढ़ रही है। न्यूक्लियस की पावर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब होता क्या है, जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज, Nc क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश जैसे ही बढ़ेगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको वो नहीं जाने देगा इजीली। इसलिए क्या होगा, उनकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यानी कि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। यानी कि आयनन ऊर्जा का मान जो है उसको नाभिकीय आवेश भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है भाई। क्यों? जहाँ पे नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा वहाँ पे आयनन ऊर्जा का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हम एक पीरियड की बात, हम एक ग्रुप की बात कर लेते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होता है, साइज़ बढ़ता जाता है, नाभिकीय आवेश बाहर के इलेक्ट्रॉनों की तरफ उतना नहीं लगता है, जिस वजह से क्या हो जाता है, उनकी वहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि नाभिकीय आवेश उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है। समझ आ गई ये चीज़? ये है नाभिकीय आवेश की बात। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वो है प्रमुख क्वांटम संख्या, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है भाई? प्रमुख क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमें पता है कि हमारे पास में क्वांटम संख्याएं कितने तरीके की होती हैं, 4 तरीके की होती हैं भाई। सेकंड पॉइंट डाल लीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम, इसको मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, और या फिर प्रमुख क्वांटम संख्या, ठीक है, इसी क्वांटम संख्या से ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको। चलिए भाई, अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है उसको n से डिनोट किया जाता है। हमें पता है हमारे पास में 4 तरीके की क्वांटम संख्याएं होती है। कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम संख्या, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड देन स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या को n से डिनोट करते हैं। इसके बाद में यानी प्रमुख क्वांटम संख्या L जो है, एजीम्यूथल, उसको बोला जाता है दिग्गंशी क्वांटम संख्या। उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको बोला जाता है क्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और लास्ट में आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको बोला जाता है क्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक है। 4 तरीके की होती है। उसमें हमें पता है कि जब भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को यूज़ किया जाता है तो इसमें जैसे 4s है तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। समझ आ गई ये चीज़? अब देखिए भाई, हमारी आयनन ऊर्जा के मान को प्रिंसिपल क्वांटम संख्या भी प्रभावित करती है। अब ये कैसे करती है ये समझिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया है कोई भी एक एटम, ठीक है, उस एटम के अंदर या फिर यूँ कहें कि उसके अंदर उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बहुत ज़्यादा फिल्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम की बात करते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बता दीजिए हमें जल्दी से। बिल्कुल, इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। अब देखिए 12 है इसका एटॉमिक नंबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 6 4 10 और 1s2 2s2 2p6 3s2,
ठीक है, 6 4 10 11 12 हो गई। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही हम इनकी बात करेंगे, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स और ज़्यादा अंदर की तरफ धंसते जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था 1, यहाँ पे 2 है और आगे बढ़ता गया यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। यानी जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे शेल्स अंदर की तरफ धंसती जा रही हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास में ये वाली होगी, ये वाली सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के पास में होगी, तो इसके पास में न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा लगेगी, और ये वाली न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर होगी तो इस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे कम लगेगी। यानी कि जितने ज़्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते जाएंगे, अब मान लीजिए अभी तो हम 3s पे हैं, ठीक है, अगर हम 3d पे हों, उसके आगे हम 4f पे हों, तो इनके अंदर ये तो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है मतलब साइज़ क्या है भाई, बहुत बड़ा है, और जिनका साइज़ जो है बड़ा है उनके अंदर आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होता है। क्यों? क्योंकि उनमें नाभिकीय आवेश बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। समझ आ गई ये चीज़? यानी कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम संख्या का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनन ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितनी बढ़ेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन का साइज़ बड़ा होगा। साइज़ जिनका बड़ा होता है उनके लिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है भाई, कम होता है, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं। ये हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात। अब बात करते हैं हम परिरक्षण प्रभाव की बात। परिरक्षण प्रभाव जो है अभी मैंने आपको पीछे बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। जिसको परिरक्षण प्रभाव शील्डिंग इफेक्ट के बारे में नहीं पता है, लास्ट वीडियो जाकर देखिए, उसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट के बारे में सब चीज़ एक्सप्लेन की गई है। नॉर्मल सिर्फ मैं इतना बताऊंगी कि जिनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट लगेगा उनके अंदर साइज़ या फिर यूँ कहें कि आयनन ऊर्जा का मान किस तरीके से होगा। चलिए भाई, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। आ जाइए परिरक्षण प्रभाव के अंदर। अब देखिए परिरक्षण प्रभाव जो है ये हम पढ़ चुके हैं। जिनके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा लगेगा उनका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा, और जिनमें नाभिकीय आवेश लगेगा उनका साइज़ यानी न्यूक्लियर चार्ज लगेगा उनका साइज़ छोटा होगा। तो अब जिसमें शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है उसमें साइज़ क्या हो रहा है भाई, बड़ा हो रहा है, और हमें पता है कि जिनका साइज़ बड़ा होता है उनके लिए आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए शील्डिंग इफेक्ट का मान अगर ज़्यादा होगा तो उनकी आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। इस तरीके से शील्डिंग इफेक्ट आयनन ऊर्जा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की। यानी कि या तो अर्धपूरित या फिर पूर्ण पूरित कक्षक जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे 4th पॉइंट लिख लीजिए, कंप्लीटली फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखिए साथ साथ आप नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आपकी क्या होगा, पूर्ण पूरित, जिससे कि क्या होगा, आपके नोट्स भी कम्प्लीटली बन जाएंगे, और साथ में ये हो जाएगा कि आपके जब भी कॉलेजेस स्कूल वगैरह खुलेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके नोट्स पहले से बनेंगे, आप उनको ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। अभी हम यहाँ पे पी ऑर्बिटल की बात करते हैं। ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल यानी पी ऑर्बिटल है। हमें पता है कि पी ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टोटल 6 आ सकते हैं। तो 6 वाली जो कंडीशन होगी वो इसकी क्या होगी, फुल फिल्ड ऑर्बिटल होगी, और P3 जो होगा वो इसकी क्या होगी, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगी। हमें पता है कि जब भी कोई भी ऑर्बिटल की हम फुल फील्ड की या फिर हाफ फील्ड की बात करते हैं तो उस कंडीशन में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी ऑर्बिटल हो, S हो, P हो, D हो, F हो, ठीक है, उनके अंदर जब भी कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल की बात आएगी तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है भाई, ज़्यादा होती है। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जिनके अंदर क्या हो भाई, या तो P6 हो या P3 हो, तो वो उनके लिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा भाई, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन के अंदर है।
P6 और P3 क्या है, स्टेबल कंडीशन के अंदर है, ये अपनी स्टेबिलिटी को ब्रेक नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली रिमूव नहीं करेंगे। अब इजीली रिमूव नहीं करेंगे तो हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके। यानी कि जो फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए हमेशा उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो मान है वो क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। समझ आ गई ये चीज़। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, और वो है इसका लास्ट पॉइंट, जो कि है दिगंशी क्वांटम संख्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखिए भाई, दिगंशी क्वांटम संख्या का मतलब क्या है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ, इसको इस वाले पॉइंट को हटा देती हूँ, ठीक है, ये काफ़ी पहले हमने डिस्कस किया था। चलिए, दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है, फोर्थ के बाद में फिफ्थ पॉइंट, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है भाई। अब बात करते हैं इसकी, इसको डिनोट किससे करते हैं भाई, इसको डिनोट करते हैं हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l जो होता है उससे इसको डिनोट किया जाता है। S, P, D और F, इनके लिए अपनी अपनी दिगंशी क्वांटम संख्याओं के मान होते हैं, जैसे कि S के लिए होता है 0, P के लिए होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है क्या, 3 होता है, ठीक है भाई, समझ आ गई ये चीज़। तो जब हमें पता है कि इनके अंदर S वाला जो होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा पास में होता है, फिर P, फिर D और फिर F, तो हमें ध्यान है कि जब भी S ऑर्बिटल आएगा, या यूँ कहें कि दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 0 होगा, तो यानी उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, जिसके लिए दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 3 होगा, उसके लिए आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा भाई, 0 है, ऐसे वाले ऑर्बिटल जो है वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा, ये न्यूक्लियस है इसके बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, तो अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा होंगे, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे। इसी तरीके से अगर ये इसके अंदर की बात करें, इससे इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है, तो ये न्यूक्लियस से देखिए बहुत ज़्यादा दूर है, जिस वजह से इसके लिए आयनन ऊर्जा का मान कम होगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जिस वजह से हम इजीली इसमें से क्या कर सकेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकेंगे। ये हो गई इनको प्रभावित करने वाले कारकों की बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, वो है आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लीजिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो है आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। आवर्त सारणी में प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि होता क्या है, जब हम एक पीरियड के अंदर मूव करते हैं, जब हम एक ग्रुप में मूव करते हैं, यानी जब हम एक आवर्त में और एक वर्ग में ऊपर से नीचे या फिर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो वहाँ पे आयनन ऊर्जा का मान क्या रहता है। आ जाइए देखते हैं। लिथियम, अच्छा यहाँ हेडिंग डाल लेती हूँ मैं, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, पीटी का मतलब है पीरियोडिक टेबल, और हिंदी में इसको बोला जाता है आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। चलिए भाई आ जाइए, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। यहाँ से यहाँ लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, पीछे देख चुके हैं हम ये चीज़, बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली इसमें कोई बात नहीं है। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ क्या होता जाता है भाई, कम होता जाता है, जिससे आयनन ऊर्जा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हम ऊपर से नीचे की बात करते हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होता जाता है, कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ने से साइज़ क्या होता जाता है, इंक्रीज, जिससे आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस के साथ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी, ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी, जिससे आयनन ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो अब एक चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, वो ये है कि हमेशा आयनन ऊर्जा जो है वो साइज़ के इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। साइज घटेगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी, यानी हमेशा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये है ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, या फिर यूँ कहें कि आवर्त सारणी के अंदर प्रवृत्ति। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि मैं आपको देना चाहती हूँ। आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर कि भाई होता तो ये है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान जो है बढ़ते जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन देखा ये गया है कि यहाँ पे बोरोन जो है, बोरोन की आयनन ऊर्जा का मान है 801 और जो बेरिलियम है उसकी आयनन ऊर्जा का मान है भाई 899। ठीक है, और हमने ये देखा है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ना चाहिए, यहाँ पे तो आयनन ऊर्जा का मान कम हो गया है। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करते हैं, नाइट्रोजन के लिए जो आयनन ऊर्जा का मान है वो है 1402 और जो ऑक्सीजन है उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान है 1314, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इन दो एलिमेंट्स के अंदर ही हो रहा है ये चीज़। ठीक है, इसी तरीके से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, यानी कि होना तो ये चाहिए कि बोरोन का आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम मूव करने पे आयनन ऊर्जा बढ़ रही है, तो बोरोन का ज़्यादा होना चाहिए, तो बेरिलियम से कम हो रहा है बोरोन का। इसी तरीके से यहाँ पे भी नाइट्रोजन का जो है कम होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर उल्टा हो रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताएंगे कि ये जो चीज़ है ऐसा ऊपर नीचे क्यों हो गया है। और ये हमारा आयनन ऊर्जा का टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थोड़ा सा लंबा है ये चैप्टर, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, बहुत इजी और बेसिक चैप्टर है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। जो भी चीज़ आपको अच्छे से समझ आई है प्लीज़ उसे कमेंट करके बताइएगा, और जो नहीं आई है उसे भी बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको एक्सप्लेन वापस से कर देंगे। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।